हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय की जिस निर्णय ने लाखों महिलाओं को न्याय प्राप्त कराया है। इसके द्वारा EWS सेगमेंट में महिलाओं को रोजगार की विभिन्न संभावनाएं मिलेंगी। इस निर्णय के द्वारा आगे आने वाले समय में भारत की राजव्यवस्था, राजनीति और समाज सब में महिलाओं के प्रति सोच और उनकी भागीदारी दोनों में परिवर्तन होंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से यह एक निर्णय महिलाओं को कार्यबल में एक समुचित हिस्सेदारी और न्याय को सुनिश्चित करेगा। वास्तव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती 2021 के मामले में एक निर्णय सुनाते हुए ये कहा है कि EWS श्रेणी की महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए। आखिर ये फैसला क्यों ज़रूरी था, इससे किन्हें फ़ायदा होगा और इसके आगे सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी, सोसाइटी और एथिक्स का भी एक बड़ा पोर्शन कवर करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह निर्णय महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय को देते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जिसे आप कोट कर सकते हैं, और वह यह है कि सामाजिक न्याय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के भीतर भी लैंगिक समानता की मांग करता है। तो वास्तव में इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वे टॉपिक्स हैं: यह मुद्दा चर्चा में क्यों है, संवैधानिक और कानूनी आयाम इसके क्या हैं, संविधान इसके बारे में क्या कहता है, विभिन्न कानूनों के द्वारा इसमें क्या कहा गया है, और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख वाद क्या रहे हैं, प्रमुख निर्णय क्या रहे हैं इसके मामले में, उन पर भी एक शॉर्ट डिस्कशन जरूर करेंगे। दूसरा, यह शब्द जो बार बार इस्तेमाल होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये क्या चीज़ होती है, इसके क्या मीनिंग होते हैं और किस प्रकार से ये काम करता है, इसी वीडियो के अंत में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसको लेकर क्या डिफरेंट पॉलिसी डायमेंशंस हैं, जो नीतिगत आयाम है इसके क्या हैं, उस पर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंत तक इन सब चीज़ों को देखिए, और इसके बाद आपसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि यह केवल हाईकोर्ट का निर्णय है, तो इसके व्यापक प्रभाव किस प्रकार होंगे, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर पंकज मिश्रा और इंडियन पॉलिटी के अपडेट के लिए आपके साथ हूँ। तो शुरू करते हैं, ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया। सबसे पहली बात, वास्तव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2021 में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर इसकी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS की महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को EWS महिलाओं के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार करनी होगी, क्योंकि पहले सामान्य और EWS श्रेणियों के महिला आरक्षण को मिलाकर केवल 34 महिलाओं को इसका लाभ मिला था, जबकि अगर हम आरक्षण के साथ बात करते तो यह नंबर 181 हो सकता था। न्यायालय ने यह भी कहा कि EWS कोटा में भी जेंडर जस्टिस होना जरूरी है। EWS जो एक्ट है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु जो कानून है, उस कानून में कोई जेंडर बार नहीं दिया गया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। इस आरक्षण का लाभ सामान्यतः पुरुषों को ज्यादा मिल रहा था। तो वास्तव में इस प्रकार की घटना के कारण कोर्ट का यह मानना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वालिटी है, इसको पूरा करना बहुत जरूरी है, और यह फैसला केवल एक लीगल जजमेंट नहीं है, बल्कि इसका ये एक प्रकार से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा। EWS रिजर्वेशन जो महिलाओं को मिलेगा, यह महिलाओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। इसके तात्कालिक प्रभाव ये होंगे कि जो भी गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, स्पेशली यूपी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर EWS वुमेन्स के लिए अलग से 20% सीटें रहेंगी, और जो अभी EWS को 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका 20% हिस्सा महिलाओं को मिलेगा, मतलब ओवरऑल 2% आरक्षण इनको मिल जाएगा। तो अब हमें इसके विविध कानूनी और संवैधानिक आयामों पर भी बात करनी चाहिए। संविधान इस बारे में क्या कहता है, इस आरक्षण के बारे में क्या हिस्ट्री है, कहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 6 है, ठीक है, जो कि भारत के संविधान में
103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और यह संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से प्रावधान किया गया इसमें, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के संबंध में प्रावधान कर सकता है सरकार। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सिमिलर लाइंस पर अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6 है, जो कि ईडब्ल्यूएस को गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण की बात करता है। वास्तव में अनुच्छेद 16, जैसा कि आपको पता भी होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और इसके अंतर्गत जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसकी बात की गई अनुच्छेद 16 के 6 में, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए, यानी कि सरकारी नौकरियों के लिए। यहां पर अनुच्छेद 16 जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत एक्सेप्ट करता है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन भी करता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 16 भी जस्टिफाई कर रहा है जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसके लिए प्रोविजन कर रहा है। महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो इससे संबंधित कुछ प्रमुख वाद भी हैं, कुछ प्रमुख मुकदमे भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक मुकदमा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इंदिरा साहनी वाद है। इंदिरा साहनी वाद में जो कि 1992 का मुकदमा है, उच्चतम न्यायालय ने कुछ माइलस्टोन डिसीजंस दिए थे, जिसमें सबसे पहले 50% आरक्षण की उच्चतम सीमा, निर्धारित की। इसके साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वह भी इसी निर्णय में स्वीकार किया गया था कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर आरक्षण का जो सिद्धांत है वह भी इसी में से स्वीकार किया गया, और ओबीसी में क्रीमी लेयर को मान्यता दी गई, क्रीमी लेयर के सिद्धांत को मान्यता दी गई। इस निर्णय में ये 3 महत्वपूर्ण चीजें थीं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद अगर हम दूसरे बड़े केस की बात करें जो आरक्षण के संबंध में आता है, वो जर्नैल सिंह का केस है। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस है। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरक्षण में आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन को अलाउ किया था। वास्तव में यह 2018 का केस था, और इसमें आरक्षण के भीतर आरक्षण, यानी कि आरक्षण में आरक्षण का सिद्धांत स्वीकार किया गया, जिसके कारण आपका क्षैतिज आरक्षण वैलिड हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसी केस में एससी और एसटी के लिए भी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी सब क्लासिफिकेशन, यानी कि उपवर्गीकरण को मान्यता दी गई थी। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ इन 2 केसेस में। इसके बाद वर्ष 2019 से लेकर के 22 तक अगर हम बात करें, वर्ष 2019 से लेकर 22 तक, तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे केसेस फाइल हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को प्रोवाइड करी, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उन गाइडलाइंस को भी क्लैरिफाई किया। अब हमें यह भी जानना चाहिए कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है और क्षैतिज आरक्षण क्या होता है। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो है, वर्टिकल रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो जाति के आधार पर दिया जाता है, और कुल आरक्षण में से अगर आप देखें तो जैसे आप समझेंगे तो एक लाइन से आरक्षण काट करके दे दिया गया। जैसे अनुसूचित जातियों के लिए होगा इसमें,
अनुसूचित जनजातियों के लिए होगा, ओबीसी के लिए होगा और ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण की अवधारणा ईडब्ल्यूएस से ही इंट्रोड्यूस होती है। यद्यपि ओबीसी रिजर्वेशन में जब क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक आधार है उसको इनडायरेक्टली तो मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, वर्टिकल रिजर्वेशन होगा और ये कुल में से इतनी सीटें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, बांट दी जाएंगी। मैं अभी आपको यह भी बताऊंगा कि कितने कितने प्रतिशत का आरक्षण इन लोगों को मिलेगा। इसके बाद अगर हम क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो ये कैटेगरी के अंदर दिया जाने वाला आरक्षण है। यानी कि जैसे महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इन लोगों को इसी आरक्षण में से आरक्षण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ओबीसी के 27% आरक्षण की बात कही गई, मान लीजिए कि ओबीसी को 27% आरक्षण है। ठीक है, और अगर कहा जाए कि इस ओबीसी के आरक्षण में 20% आरक्षण महिलाओं को होगा। ठीक है, तो अब इस 27% का 20% निकालेंगे जो लगभग 5 सीटों के आसपास आएगा, तो ये आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन हुआ, यह क्षैतिज जो आरक्षण का प्रकार हुआ। तो इस प्रकार क्षैतिज आरक्षण और जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसकी बात होती है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण, इसका मीनिंग समझना आपके लिए जरूरी था। इसमें नीतिगत आयाम के अंतर्गत अगर हम देखें तो वर्तमान में आरक्षण की स्थितियां क्या हैं अगर हम बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण दिया जा रहा है, अनुसूचित जातियों के लिए 15%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। हाईकोर्ट ने वास्तव में इसी में से 20% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही है, यानी कि 2 सीटें लगभग। ठीक है, 40.5% वो लोग हैं जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। तो अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि जो ईडब्ल्यूएस है, जो ईडब्ल्यूएस का कानून बना है, उसमें कोई भी जेंडर स्पेसिफिकेशन क्लियरली नहीं किया गया है। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में अभी भी यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू है, यानी कि उसमें महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है और अलग अलग राज्यों ने इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाले हुए हैं। अगर हम ये देखें कि किस प्रकार से यह निर्णय महत्वपूर्ण हो जाएगा और किस प्रकार से यह निर्णय देश की स्थिति को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह हाईकोर्ट का निर्णय है और आपको पता है कि हाईकोर्ट का निर्णय उसके क्षेत्राधिकार, जो राज्य की सीमाओं के क्षेत्राधिकार है, हाईकोर्ट के प्रोवाइडेड क्षेत्राधिकार है, वहीं तक होता है। लेकिन सामान्यतः होता यह है कि ऐसे कोई मामले जहां पर सामान्य तौर पर सामाजिक परिवर्तन किया जा रहा है, वैसे मामलों में, और अगर आप आज की राजनीतिक स्थितियों को देखें और पिछले चुनावों का थोड़ा अध्ययन करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो वुमेन बेनिफिशियरी ग्रुप है उसको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार जो कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेकर के आई थी, वही सरकार निश्चित तौर पर इसमें यह चेंज भी करेगी, इसे केंद्र में भी लागू करा जाएगा और साथ ही साथ यह राज्यों में भी लागू होगा, क्योंकि यह समाज के ही साथ साथ न्याय के लिए भी मांग है। तो आप अपने विचार भी इस पर व्यक्त कर सकते हैं कमेंट करके। आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे और इसके साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और कोई भी प्रश्न है आपके मन में, कोई भी डाउट है, तो आप टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। मेरा ये टेलीग्राम हैंडल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, आप इस पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।